बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप। इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ पुरानी बातें जो डिस्क और हूप के बारे में और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी के बारे में प्रीवियस आर्टिकल्स में हम लोगों ने पढ़ी हैं, वो मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा से याद करवाऊंगा और फिर हम बढ़ेंगे अपने आर्टिकल की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल आप आज पढ़ने जा रहे हैं, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप, ये आपके पेज नंबर 114 के ऊपर इस तरह से मौजूद है और इसमें ज्यादा पोर्शन जो है वो आज मैथमेटिकल डेरिवेशन का है, जो कि मैं भी आप लोगों के सामने डिराइव करूंगा इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले जरा आर्टिकल को ध्यान से देखिए। आर्टिकल में दो बातें हैं समझने वाली। एक तो आर्टिकल के नाम में रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का वर्ड आ रहा है। ये रोटेशनल किनेटिक एनर्जी आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए और ये अंडरस्टैंडिंग मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में दिया। अगर आप ये आर्टिकल समझना चाहते हैं तो उससे पहले ये जो प्रीवियस लेक्चर है उसको जरूर देखिएगा। और दूसरी बात, ये जो दो वर्ड्स हैं डिस्क और हूप, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, पहले हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो डिस्क और हूप के जो दो वर्ड्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं। पेज नंबर 109 निकालिए। पेज नंबर 109 के ऊपर साइड पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। डिफरेंट शेप्स हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ये शेप्स बेसिकली एक डिस्क है, एक हूप है और एक स्फीयर है। ये क्या होती है जरा देखिए स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ये एक ऐसी शेप है जिसे हम रिंग या हूप कहते हैं। आप देख रहे हैं अंदर से ये खाली है, सिर्फ बाउंड्री वॉल है, लेकिन अंदर से ये खाली है, हॉलो है। ये हमारे पास रिंग या हूप है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो mr² होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा ये शेप इमेजिन करें। ये रिंग ही है लेकिन अब अंदर से भी भर गया पूरा का पूरा। इसे अब हम कहेंगे ये डिस्क है या सिलेंडर है। नाउ स्टूडेंट्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको पता होना चाहिए और वो है हाफ mr²। नाउ स्टूडेंट्स, तीसरी चीज, ऑल्दो उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आज के लेक्चर में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। ये है स्फीयर। हमारे पास स्फीयर कैसे बनता है? ये एक 3D शेप होती है। आपके पास एक सर्कल हो, आप उस सर्कल को अपने एक्सिस पर रोटेट कर दें तो ये जो हमारे पास एक स्फेरिकल शेप बनेगी, ये एक 3D शेप होगी, इसे हम स्फीयर कहेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देख लें, 2/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आर्टिकल में यूज होंगे। ये तो हो गया थोड़ा सा तारुफ डिस्क और हूप का। अब डिस्कस करते हैं रोटेशनल किनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखिए, हमारे पास चीजें जो हैं वो दो तरह से मूव करती हैं। चीजों की जो मोशन है वो यूजुअली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक कैटेगरी है लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। इन दोनों अल्फाजों में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन फिलहाल हम उसको भूल जाते हैं। लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? अगर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करे, रोटेट किए बगैर मूव करे, तो हम कहते हैं कि ये लीनियर मोशन है। और जब बॉडी ऐसे जा रही हो, मोशन तो है ना, तो किनेटिक एनर्जी होगी उसके पास। और अगर उसके पास किनेटिक एनर्जी होगी, वो किनेटिक एनर्जी कौन सी किनेटिक एनर्जी कहलाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी। ऐसी किनेटिक एनर्जी जिसमें रोटेशन बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी को हम यूं लिखेंगे, छोटा सा ट्रांस लिखेंगे किनेटिक एनर्जी के साथ। और इसका फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, हाफ mv²। जब भी आपसे कोई पूछता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया, फौरन कहते हैं हाफ mv²। वो कहता नहीं है, लेकिन जब भी वो किनेटिक एनर्जी का खाली वर्ड यूज करे, इसका मतलब वो कौन सी किनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है? ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, जिसमें बॉडी रोटेट नहीं हो रही मूव करते हुए। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। इमेजिन करें एक और टाइप की मोशन भी होती है हमारे पास, और उस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं, जिसमें बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। उसमें पंखा भी आ जाता है, उसमें व्हील भी आ जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं। अब ये भी है तो मोशन ना, और मोशन हो तो बॉडी के पास एक एनर्जी होती है जिसे हम किनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी कहलाएगी।
क्योंकि ये किस मोशन की वजह से है? रोटेशनल मोशन की वजह से। और याद रखिएगा, जब बॉडी रोटेट कर रही हो तो उनके पास कौन सी किनेटिक एनर्जी होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए ROT लिख देते हैं सिंबल देने के लिए। ROT स्टैंड्स फॉर रोटेशनल। अच्छा, इसका फॉर्मूला हाफ mv² नहीं है, इसका फॉर्मूला है हाफ I⍵²। अब ये फॉर्मूला कहां से आया है? अगर ये देखना चाहते तो फिर आप लास्ट आर्टिकल देखें, लेकिन ये आज के आर्टिकल के लिए फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, ये मास है जिसे चैप्टर नंबर 3 में मैंने इनर्शिया बोला था, और ये मास नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और ये लीनियर वेलोसिटी है, उसकी जगह यहां क्या आ गई? एंगुलर वेलोसिटी, घूमती हुई चीज की वेलोसिटी, रोटेट करती हुई चीज की वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से 5 मिनट पहले आप लोगों को डिस्क और हूप का भी बता दिया, और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी क्या होती है ये भी बता दिया। अब यूजुअली आप देखते हैं या चीजों के पास स्ट्रेट मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है, तो ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी होगी, या चीजों के पास रोटेशनल मोशन होती है और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन आज हम ऐसा सिनेरियो डिस्कस करेंगे, ऐसी सिचुएशन डिस्कस करेंगे जिसमें ये दोनों चीजें मौजूद हो। मिसाल के तौर पर, ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर आप वही रिंग या डिस्क या हूप में से कोई एक ले लें, सपोज करें मैं डिस्क ले लेता हूं, इस डिस्क को जब मैं यहां छोड़ूंगा, अब ये इस इंक्लाइंड प्लेन से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। आप देख रहे हैं आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है। आगे जाने की वजह से जो एनर्जी होगी इसके पास, वो ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी होगी, और रोटेट करने की वजह से रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगी। ये बॉडी रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं ये बॉडी रोल कर रही है। तो आज हम ऐसा केस लेंगे जिसमें ये दोनों किस्म की मोशंस होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बकायदा आगाज करते हैं आज की डेरिवेशन का। नाउ स्टूडेंट्स, जो बातें मैंने भी आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, वो मैंने उनका खुलासा यहां पर लिख दिया। डिस्क और हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला भी मैंने लिख दिया, और ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी के फार्मूले भी मैंने लिख दिए। अब क्योंकि मुझे रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना है, डिस्क की और हूप की, आइए पहले डिस्क की रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो मैं केस 1 डिस्कस करूंगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ डिस्क। तो मैं पहले आप लोगों के सामने डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें ये सिनेरियो। मैंने जैसे पहले आपको इमेजिन करवाया, ये मेरे पास एक ऐसी सरफेस है जो एक तरफ से ज्यादा हाइट है जबकि दूसरी तरफ से कम है। ऐसी सरफेस को हम कहते हैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर मैं एक डिस्क रखूं तो इस वक्त डिस्क जो है वो बहुत हाइट पर है, यानी कि डिस्क के पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन डिस्क मूव नहीं कर रही। पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन किनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन आपको मालूम है ना, जैसे ही ये डिस्क नीचे को रोल करेगी तो नीचे को रोल करते हुए हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम, लेकिन स्पीड बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जा रही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है भाई वो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, वही काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज की वजह है। तो याद रखिएगा, इस सिनेरियो में मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि भाई जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैं कहूंगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन
काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, यहां अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जरा तवज्जो कीजिएगा। हमारे पास जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी, इस एग्जाम्पल में वो जो डिस्क है आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है। इसका मतलब इसके पास तो दो मोशंस हैं, तो फिर दो ही किनेटिक एनर्जीज होंगी इसके पास। घूमने की वजह से रोटेशनल किनेटिक एनर्जी और आगे जाने की वजह से ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी। और इन दोनों के फॉर्मूले तो मैंने आपके सामने लिखे। इसका मतलब मैं कहूंगा कि भाई आज हम कह सकते हैं कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का गेन का वजह बनेगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी तो दो है, तो मैं ये कहूंगा कि गेन इन ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, कुछ आगे जाने की स्पीड बढ़ेगी, और गेन इन रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, कुछ उसकी घूमने की स्पीड भी बढ़ेगी। तो जो उसके पास स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा उसको आगे लेकर जाने वाली किनेटिक एनर्जी और कुछ हिस्सा उसको घुमाने वाली किनेटिक एनर्जी में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, mgh, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल आ जाएगी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगी। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज निकाल लूं, दोनों वैल्यूज निकाल के मैं यहां पुट कर दूं, तो फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा डिस्क की। तो मैं कहूंगा भाई कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी, डिस्क की। और फिर मैं क्या करूंगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा किसकी जी, डिस्क की। तो ये दो काम है, क्योंकि मैं डिस्क को डिस्कस कर रहा हूं तो मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की निकालूंगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की निकालूंगा। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने पहले लिखा हुआ है ताकि काम आसान रहे, और वो क्या होता है, हाफ mv²। तो याद रखिएगा, ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसका फार्मूला तो मुझे मालूम है, और वो है हाफ mv²। और फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब यहां थोड़ा सा काम करने वाला है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ I ω²। नाउ स्टूडेंट्स, किसकी काइनेटिक एनर्जी है ये, डिस्क की, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ डिस्क लिख देता हूं, छोटा सा डी सिंबल दे देता हूं। अब अगली बात गौर तलब है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, कितना है, 1/2 mr²। तो स्टूडेंट्स, जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, ये देखिए, ये 1/2 एज इट इज, ये जो ID है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, वो तो हाफ mr² है, तो ये बनेगा हाफ mr²। ये आ गई ID की जगह, बाकी क्या रह गया, ओमेगा। ओमेगा का स्क्वायर मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब अगली बात जरा देखिए, 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 आ गया। 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 7 r²। और 7 क्या है, ओमेगा और उसका स्क्वायर। ओमेगा मैंने नहीं लिखा, ओमेगा की जगह मैंने ब्रैकेट डाल दिया और उस स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर 5 में, V = R ओमेगा, और V = R ओमेगा है, तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, V/R। तो ये जो मैंने ओमेगा की जगह खाली छोड़ी है, तो मैं इसकी जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूं V/R। जब मैं V/R पुट करूंगा, जरा देखिएगा क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास
आ जाएगी 1/4 mr², v का भी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलूंगा, और r का भी स्क्वायर, ये कैंसल हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आया, 1/4 mv²। स्टूडेंट्स, दोनों काइनेटिक एनर्जीज आ गई, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। ट्रांसलेशनल कितनी आई है, हाफ mv², वो आई क्या है वो तो हमें वैसे ही पता था, और रोटेशनल के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन रोटेशनल कितनी आई है, 1/4 mv²। यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि जब डिस्क की बात करते हैं तो फॉर अ डिस्क, ऑलवेज रिमेंबर, फॉर अ डिस्क रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 mv², and translational kinetic energy 1/2 mv², which means that rotational kinetic energy is half of translational kinetic energy। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जब हम डिस्क की बात करते हैं तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उससे भी हाफ आई है, क्योंकि ये 1/2 है, और 1/2 का भी हाफ 1/4 हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जरा इमेजिन करें, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर वही डिस्क हमारे पास मौजूद है, सपोज करो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 30, तो मैंने आपको बताया जितनी एनर्जी इसको ट्रांसलेशनल मिलेगी उससे आधी रोटेशनल मिलेगी, तो फिर आगे जाने के लिए ये 30 में से 20 जूल लेगा, जबकि घूमने के लिए इसको 10 जूल मिलेगी, क्योंकि इसकी जो रोटेशन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, वो आधी होगी इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आगे जाने वाली एनर्जी के हिसाब से। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, जरा आप तवज्जो कीजिएगा, ये दोनों वैल्यूज मैं पुट करूंगा कहां पर, वो ऊपर वाली इक्वेशन में। तो मैं यहां कहता हूं बाय पुटिंग values in equation number 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, mgh इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो तो हाफ mv² है, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो तो 1/4 mv² है। तो आप जरा देखिए हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 3/4 mv²। एलसीएम लेना तो आपको मैथमेटिक्स में आना चाहिए। जरा देखिए हमारे पास इस तरफ क्या रह गया, mgh, इस तरफ क्या रह गया, 3/4 mv²। स्टूडेंट्स, m से कैंसिल हो जाएगा, ये v² इधर रखता हूं एक तरफ, और 4 उधर gh से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और फिर मैं यहां से, ये तो v का स्क्वायर है ना, तो v किसके बराबर आएगा, अंडर रूट लूंगा दोनों तरफ, तो ये 4gh/3 अंडर रूट। ये है स्पीड, किसकी स्पीड स्टूडेंट्स, नीचे आते हुए डिस्क की। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सारी कैलकुलेशन मैंने किसके लिए की थी, डिस्क के लिए की थी। तो ये डिस्क की नीचे आने की जो स्पीड है ये नोट कर लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वही सारी कैलकुलेशंस किसके लिए करूंगा, डिस्क के लिए नहीं बल्कि हूप के लिए, और फिर मैं दोनों के आंसर्स को आपस में कंपेयर करूंगा। आइए अब जरा देखते हैं कि हूप की कैलकुलेशन कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, यहां अब हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप। अब जरा देखिए हमारे पास वही इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के बिल्कुल हाइट पर हमारे पास अब एक रिंग है, हूप है, डिस्क नहीं, और इसके पास भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ना।
और जब ये नीचे को रोल करता हुआ आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा आगे लेकर जाने वाली काइनेटिक एनर्जी यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और कुछ हिस्सा रोटेट करवाने वाली एनर्जी यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में यूज होगा। तो हम फिर से कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कुछ हिस्सा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और कुछ हिस्सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में यूज होगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। अब मुझे फिर से इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब जरा देखिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का तो मसला ही नहीं है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होती है, तो इसका इश्यू नहीं है। तो ये तो आ गई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मसला किसका है जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आइए जरा देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है। तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस करेंगे। पहले तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए। स्टूडेंट्स ये देखिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये मैं वहां पर पुट कर देता हूं। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ये आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हूप की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा जी? हूप का। अब हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है स्टूडेंट्स? मैंने लिखा था आप लोगों के लिए, ये देखिए, हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो यार देखती है कि हमारे पास हाफ एज इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप IH की जगह मैं mr² लिख देता हूं और साथ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू V ओवर R। ये वैल्यू मैं ओमेगा की यहां पुट करता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एज इट इज mr² और फिर ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की जगह मैंने खाली छोड़ दिया, अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा की वैल्यू V ओवर R। नाउ स्टूडेंट्स, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारे पास हाफ mr², ये एज इट इज आ गया। V का स्क्वायर V², R का स्क्वायर R², ये कैंसिल हो गया R² से। तो देखिए जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² आया। स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा तवज्जो कीजिएगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसका मतलब अगर हमारे पास एक रिंग हो, एक हूप हो किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, और उसके पास सपोज करो वही एग्जांपल जो मैंने पहले दी थी, 30 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसके पास 30 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो याद रखिएगा ये 15 जूल्स जो है वो आगे जाने के लिए और 15 जूल्स जो है वो रोटेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जीज के तौर पर यूज करेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर अ रिंग काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। डिस्क के लिए बात नहीं थी। डिस्क के लिए मैंने क्या बताया था? डिस्क के लिए मैंने बताया था कि वो हाफ mv² है, लेकिन वो 1/4 mv² है, हाफ है इसके मुकाबले में। यहां मैं क्या कह रहा हूं, वो भी हाफ mv² है, ये भी हाफ mv² है। यहां अगर 30 है पोटेंशियल एनर्जी तो 15 इसके हिस्से में आएगी, 15 इसके हिस्से में आएगी। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर 30 है तो 20 इसके हिस्से में आएगी और हाफ यानी 20 का आधा कितना होता है? 10 इसके हिस्से में आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये तो हो गया हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप, मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज को वो इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने आप लोगों के सामने स्टार्ट में ये वाली इक्वेशन लिखी थी, इसमें पुट करता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जरा देखते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ mv²। और रोटेशनल कितना जी? वो भी हाफ mv²। नाउ स्टूडेंट्स,
हाफ और हाफ तो 1 होता है, आधा और आधा 1 होता है, जैसे आधा सेब और आधा सेब एक पूरा सेब, तो हाफ mv स्क्वायर और ये भी हाफ mv स्क्वायर, ये तो फुल mv स्क्वायर बन जाएगा। तो mgh किसके बराबर आया, mv स्क्वायर, mgh और mv स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, m से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी जी स्पीड v का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, gh, और अगर मैं अंडर रूट लूं तो gh अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहां v का स्क्वायर है, मुझे v फाइंड आउट करना है। ये किसकी स्पीड मैंने मालूम किया स्टूडेंट्स, ये मैंने मालूम किया है हूप की स्पीड। और अब वक्त आ गया कि हम दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करके अब देखते हैं स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को एक दफा फिर से इकट्ठे देखते हैं। ये इक्वेशन क्या है कि v हूप की स्पीड जो है वो है अंडर रूट GH, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं हमारे पास डिस्क की स्पीड, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूं, अंडर रूट 4/3 अलहदा लिख लेता हूं, 4/3 का अंडर रूट अलहदा, और GH अंडर रूट में अलहदा ले लेता हूं। 4/3 अंडर रूट को कैलकुलेटर में पुट करें, इसका आंसर आएगा 1.15 अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ जाएगा 1.15 और साथ क्या आ जाएगा अंडर रूट GH। स्टूडेंट्स मैं ये वाली असल फार्मूला ये है, लेकिन मैं आप लोगों को कंपैरिजन के लिए डिस्क की स्पीड का ये वाला फार्मूला पुट करता हूं और फिर देखते हैं क्या कंक्लूजन है। तो हमारे पास डिस्क की स्पीड आई 1.15 अंडर रूट GH। जरा देखें स्टूडेंट्स, हम यहां से सीधा सीधा देख रहे हैं कि हूप की स्पीड सिर्फ अंडर रूट GH है, डिस्क की स्पीड अंडर रूट GH को 1.15 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 1.15, 1 से बड़ा है, और जब भी किसी चीज को 1 से जो बड़ी हो उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि याद रखिएगा डिस्क और हूप में से डिस्क की स्पीड हूप से ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और इसका नतीजा क्या होगा, जब डिस्क की स्पीड ज्यादा होगी, अभी मैंने अलग अलग दोनों को इंक्लाइन प्लेन में रखा था, अब मैं दोनों को इकट्ठे इंक्लाइन प्लेन में रखता हूं और हम इनकी रेस लगाते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन में से जब इन दोनों को छोड़ेंगे तो कौन पहले आएगा। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सपेरिमेंट असल में परफॉर्म किया तो हमने देखा कि डिस्क जो है वो जल्दी अपनी फिनिश लाइन तक आई, जबकि रिंग जो है वो पीछे रह गया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्लियरली हमें नजर आ रही है कि डिस्क की स्पीड हूप से ज्यादा आई है, तो डिस्क जो है वो जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंचेगा। तो याद रखिएगा यही इसका कंक्लूजन है कि जो डिस्क है विल रीच द बॉटम ऑफ inclined plane before hoop। तो वजह डिस्क की स्पीड हूप की स्पीड से ज्यादा आई है। यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है नोट करने वाली स्टूडेंट्स, और वो आपको बहुत फायदा देगी। ये देखिए डिस्क की स्पीड हूप की स्पीड से ज्यादा आ रही है। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, हूप का mr स्क्वायर है, डिस्क का mr स्क्वायर का भी हाफ है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा है, हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से देखें तो हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है डिस्क से। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये दो बातें हमें क्या बता रही हैं कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था और डिस्क की स्पीड क्या हुई, ज्यादा हुई। यानी कि अगर आप इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चीजों को रोल करें तो एक हमारे पास रूल बनता है, और वो रूल ये है कि याद रखिएगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसकी नीचे आने की स्पीड ज्यादा, वो ही रेस जीतेगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि स्पीड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपस में इनवर्स रिलेशन हुआ। तो स्टूडेंट्स
ये तो सिर्फ डिस्क और हूप की बात है ना। अगर मैं बीच में कोई ऐसी चीज डाल दूं जिसको मैंने यहां कैलकुलेशन में नहीं लेकर आया, तो क्या मैं एक एमसीक्यू के लिए या एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूरी इक्वेशंस डिराइव करूंगा? ये वाली नहीं, मैं सिंपल उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर लूंगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, और वो रेस जीतेगी। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²। अच्छा, 1/2 की जगह मैं 0.5 लिख सकता हूं, क्योंकि 1/2 0.5 ही तो होता है। और आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में आपको उसी पेज पर, पेज नंबर 109 के ऊपर, मैंने बिल्कुल एंड पे सफेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। सफेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है जी? सफेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास 2/5 mr²। ये बनता है 0.4 mr²। तो अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर मैं क्या करूं कि यहां पर अगर ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन हो और मैं इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर डिस्क भी रखूं, रिंग भी रखूं और एक सफेयर भी रख दूं, और अब मैं आपसे पूछूं कि कौन जीतेगा। अब जरा देखें, हमने सफेयर की कैलकुलेशन कहीं भी नहीं की, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि कौन जीतेगा? याद रखिएगा, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? मैंने बताया कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसकी स्पीड ज्यादा। जरा देखिए, हमारे पास यहां पर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²। डिस्क का कितना है? 0.5 mr²। सफेयर का कितना है? 0.4 mr²। नाउ स्टूडेंट जरा देखिए, यहां पर सबसे कम तो सफेयर का नहीं बन रहा, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड फिर सफेयर की होगी। और जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने देखा वाकई इन तीनों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले सफेयर पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम वो सबसे तेजी से सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन के नीचे आएगा। और स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो बता रहा है कि डिस्क और हूप के बारे में पूछ रहा है हमसे कि डिस्क और हूप में से कौन बॉटम पे पहले पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपका आज का आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।